आप लोग अपने फोन का नाम जो है अपने नाम पर रखिए और उसे ज्वाइन करिए, ठीक है। आज चलिए, आज चल जाएगा। इसके बाद में अपने फोन का नाम अपने नाम पर रख लीजिएगा। ओके, सुनाई दे रहा है शुभम? शुभम, जी। ओके बेटा। तो चलिए, हमने पिछले टर्न पर जो है आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। अब जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें हमने बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, का फोकस क्या होता है, तमाम बिंदु क्या होते हैं वो बताया था। फिर उसके बाद जो है हमने दूसरी चीज ये बताया था कि विभिन्न परिस्थितियों में जो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो है जो बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में जो है जो अ, उम, प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण ले ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, ए बी जो है एक वस्तु है, किसके सामने है भैया? ये किस तरह का बच्चों, बोलो भैया, ये किस तरह का दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल है कि उत्तल है? ये अवतल है बेटा। तो इससे किरणें चली, ये किरण चली तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। यह किरण चली तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। तो ये सब आकर के फोकस पर मिल रही है ना। ये किरण ऐसे आई तो ये सीधे ये प्रस्थान कर जाएगी, तो सब आकर के कहाँ पर मिल रही है? फोकस पर आकर के मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस पर। इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। यानी इस दर्पण, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर अगर कोई वस्तु अगर रखी गई है, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो हो जाएगा फोकस पर बन जाएगा। इसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। यह प्रतिबिंब जो होगा वो अवास्तविक होगा। ठीक है भैया? ओके। जी सर। हाँ। और बेटा, अब जैसे यह भी देखा था कि ये वीडियो आपको हमने जो भेजा था उसको देख लीजिएगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अगर वास्तु को बच्चा यहाँ पर जो है सी से पहले, वक्रता केंद्र को पहले अगर रख दिया जाए तो एक किरण ऐसे गई समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर गई और परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर के जा रही है और एक वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी पर वापस हो जा रही है। ठीक है, वक्रता केंद्र से जा रही है और वो उसी पर वापस चली जा रही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन गया। अगर जो है वस्तु सी से पहले रखी गई तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा, क्योंकि सचमुच की। हाँ भैया, किसने हाथ उठाया है? हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना है जिसने हाथ उठाया है? हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ। अम, हम्म, नाम आप लोग अपना अपना बोल दीजिए भाई। अरे माइकवा, माइक जो है ऑफ किए हुए और अटेंडेंस दे रहे हो, माइक तो ऑन करो। हाँ, रोशन कुमार। रोशन कुमार। और ये कौन, Realme 5 1 कौन है भाई? सूरज कुमार सर। सूरज कुमार। बोल बोल। हाँ, आप कौन है बेटा? केवल नाम बोल दो। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। पिताजी का नाम? श्री उमेश बिंद। हाँ ठीक है, कई अभिषेक है ना। और ये कौन बच्ची है? गैलेक्सी A10। यश, यश सिंह भी हैं। वो ओके, सब लोग अपनी माइक ऑफ कर दीजिए। सब लोग अपनी माइक ऑफ कर दीजिए। ओके। सो ये चीजें मैंने पढ़ा दिया है। जिसको नहीं समझ में आता है वो हमारे YouTube चैनल पर चला जाएगा और वहां पर जो है वहां पर जो है बच्चों, आप जो है वो उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा या मैं शेयर कर दूंगा। अब हम थोड़ा सा
उत्तल दर्पण वाला भी हमने बता दिया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब हमारा जो उद्देश्य ये है, ये जो प्रश्न है इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आप लोग भेज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ये, और ये जो नीले रंग से जो प्रश्न लिखे गए हैं इनका उत्तर लेकर के आप लोग भेजेंगे, ठीक है। अब एक समस्या है, समस्या ये है कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हाँ, यहाँ पर बेटा हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु सी से पहले है तो प्रतिबिंब सी और एफ में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अगर सी पर ही है तो भैया प्रतिबिंब वहीं पर उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, सी साइज का बन रहा है। और अगर सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब जो है बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ओके। और अगर एफ पर अगर आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि अनंत पर इधर बनेगा सर कि इधर बनेगा, आप किधर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप स्थिति बस केवल ये लिखोगे कि अनंत पर बनेगा। अनंत सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है कि दाहिने साइड में बनेगा कि बाएं साइड में। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, अवतल दर्पण में हम लोगों ने देखा था कि अगर एफ और पी के बीच में अगर रखा हुआ हो वस्तु, बेटा आप लोग स्पीकर ऑफ रखिए प्लीज प्लीज प्लीज, स्पीकर ऑफ रखिए। अगर बच्चों यहाँ पर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं रोशन कुमार जी? ऑप्टिकल सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर ये ध्रुव है, पोल, अंग्रेजी में इसको पोल बोलते हैं और हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो वस्तु जो ए बी है वो कहाँ रखी गई है? वस्तु ए बी जो रखी गई है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक किरण ऐसे गई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए ऐसे चली जाएगी। एक किरण अगर ऐसे गई और यह अभिलंब के अनुदिश अगर पड़ गई तो उसी रास्ते पर चली आएगी। तो अगर आप अपनी आंख यहाँ पर ला करके अगर देखिए तो आंख को लगेगा कि यार आंख तुम में किरणें तो ऐसे आ रही हैं, तो आंख को सीधे देखने की आदत है, तो आंख क्या करेगी, इसको पीछे बढ़ाएगी और यहाँ कट करेगी, यहाँ कट कर लेगी और भैया यहाँ कट करके इस वस्तु को देखना चालू कर देगी। वास्तव में यहाँ कोई किरण उड़न पहुंच नहीं रही है, लेकिन आंख को आभास होगा कि यहाँ कुछ है, आंख को आभास होगा कि यहाँ पर कुछ है। तो यह प्रतिबिंब कैसा बन गया? आभासी प्रतिबिंब बन गया। आंख को बस आभास होगा, क्योंकि आंख में जो है ये ऐसे किरणें जा रही हैं और आंख को सीधे देखने की आदत है, तो आंख इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा करके ये देखने लगे। तो यह एक बहुत विशेष स्थिति है कि जब फोकस और पोल के बीच में अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अगर रखी जाए, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर रखी जाए तो भैया आंख उसका प्रतिबिंब आभासी बना करके देखने लगता है। वो वस्तु से जो है, वस्तु से बड़ी बनती है कि छोटी बनती है? बताइए भाई। ए भी वस्तु है और प्रतिबिंब क्या है, ये ए डैश बी डैश है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है बच्चों? जी सर, बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है बेटा? आभासी। आभासी बन रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि आभासी बन रहा है? हम वास्तविक बन रहा है। चलिए साबित करिए कि आभासी बन रहा है। सर जो किरण हमें अनुभव से हो रहा है, वास्तव में नहीं जा रही है, पर हम अनुभव कर रहे हैं कि आप रोशन कुमार जी, आप ये बेटा ये कहेंगे ना, ये कहेंगे कि अगर सर वास्तविक अगर बनेगा तो उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। यहाँ एक पर्दा रख दीजिए सर जी, ठीक है, पर्दा रख दीजिए, तो इस पर ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि किरण तो आ ही नहीं रही, तो बनेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जब किरणें आएंगी तब ना इस पर्दे पर बनेगा भैया प्रतिबिंब। किरण तो आभास हो रहा है। आंख यहाँ पर अगर आपने रखा हुआ है तो आंख को लग रहा है कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, यह किरण यहाँ से आ रही है, लेकिन दर्पण तो बीच में ही है,
तो ये यहाँ से गया रिफ्लेक्ट कर दिया और यहाँ से गया रिफ्लेक्ट कर दिया, किरण तो यहाँ पहुंच ही नहीं रही है, तो पर्दा रखोगे तो उसमें कोई प्रकाश ही नहीं जाएगा। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो प्रतिबिंब वहां पर आभासी बन रहा है, आंख को बस आभास हो रहा है, ठीक है, कृत्रिम रूप से आभास हो रहा है। पर वास्तविक प्रतिबिंब की यह सबसे बड़ी खासियत है कि उसको, ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय जरा सा दीजिए तो मैं आपको जो है दिखा दूं इंटरनेट पर, जस्ट ए मिनट, आप लोग वेट करें थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो मैं कह रहा हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है, उसका क्या मतलब, इमेज फॉर्मेशन बाय बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव। स्पीकर ऑफ रखो बेटा प्लीज, जब कहें तभी ऑन करेंगे, ठीक है। रवि वर्मा जी, जी सर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। ये वो से आवाज आ रही है, ओके। इमेज फॉर्मेशन, ये देखो बच्चों, ये देखो वास्तविक इमेज का क्या मतलब होता है। मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं आपसे, इसको जरा सा ध्यान से देखिए। ये देखिए दर्पण के सामने जो है एक अगर मोमबत्ती रखी गई है, ठीक है ना, ये मोमबत्ती एक वस्तु का काम करेगी। देखिए यहाँ पर जो है ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है भैया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये दर्पण रखा हुआ है, दर्पण दिखाई दे रहा है बच्चों, परावर्तक तल इधर से दिखाई देगा, ये पीछे से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है रोशन? जी सर। और यह इसका ध्रुव जो है P यहाँ पर होगा, यहाँ पर है P, यहाँ पर है तो उसको ये P से दिखाई दे रहा है। इसका फोकस जो है यहाँ पर है फोकस, और इसका वक्रता केंद्र ये यहाँ पर है, ठीक है। और यह वास्तु जो है मोमबत्ती जो है ये वास्तु का कार्य कर रही है। तो देखिए इस वीडियो में जो है इस चीज को दिखाया गया है कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा, ये पर्दा है बेटा, ना, ये जो कागज का बनाया गया ये पर्दे के रूप में काम कर रहा है। अगर वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर मतलब अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। ये देखिए अगर सी से पहले हो, सी से पहले हो तो ये इससे किरणें जा रही है, देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ना बच्चा, बोलो भैया, पर्दे पर ये प्रतिबिंब बन रहा है ना? जी सर। हाँ देखिए हिल भी रहा है, ये देखिए हिल भी रहा है, जैसे 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 यहाँ, हाँ देखिए उल्टा बन रहा है ना, जैसे लो हिल रही वैसे ही प्रतिबिंब भी हिल रहा है ना बच्चों? जी। अब मान लीजिए सेंटर सी से पहले रखा गया है, अब सी पर मान लीजिए रखा गया है। स्पीकर बेटा ऑफ कर दीजिए, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सभी लोग अपना स्पीकर ऑफ करिए प्लीज, प्लीज सभी लोग अपना स्पीकर ऑफ करिए, ठीक है। घर की आवाज इस पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर इमेज जो है बन रहा है, देखो बच्चा उल्टा बन रहा है ना, बोलो भैया। जी सर। उल्टा बन रहा है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये वास्तविक बन रहा है,
ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? अब चौथी स्थिति देख लीजिए। ये सेंटर ऑफ सी और एफ के बीच में, देखिए यहां पर देखो भैया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बंद क्यों नहीं हो रहा जी? यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर वास्तु को जो है देखो एफ, सी और एफ के बीच में रखा गया है। बोलो बच्चों, बोलो भैया। जी सर। यह है बिंदु है, जी बिंदु है, और ये वास्तु हमारी मोमबत्ती है, ठीक है। और सी के बीच में ये हमारा दर्पण है, दर्पण है, तो ये वास्तु का प्रतिबिंब क्या ये पर्दे पर बन रहा है बच्चों? बोलो भैया। जी सर। अब देखिए वास्तु आगे हो गई लेकिन प्रतिबिंब पीछे हो गया है, हुआ ना? इसके पहले वाले में क्या था, वास्तु पीछे थी और प्रतिबिंब आगे था। प्रतिबिंब उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा बच्चों? जी सर। अब देखिए फोकस पर ला करके रख दिया गया। वास्तु मोमबत्ती जो है, तो ये देखिए प्रतिबिंब बहुत दूरी पर बन रहा है, बहुत दूरी पर बन रहा है, बन रहा है ना भैया? बहुत बड़ा बन रहा है ना? पर्दे पर देखिए बहुत बड़ा भी बन रहा है ना? जी हाँ जी। अगर एफ पर रख दें तब क्या हो जाएगा, ये अनंत पर और बहुत बड़ा बनेगा, यही चीज दिखाई दे रहा है। अब आइए पी और एफ के बीच में अगर रख दिया जाए तब, अब देखिए पी और एफ के बीच में रख दिया गया बच्चों, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कोई इमेज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं इमेज बन रहा है? कोई इमेज नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है भैया? इमेज बन ही नहीं रहा है, इमेज तो उस साइड में बन रहा है, आभासी। अब देखिए ये मिरर में, देखिए मिरर में ये बन रहा है क्या? बोलो भैया। यहाँ पर ये वस्तु है और उसका इतना बड़ा इमेज बन रहा है क्या? जी सर। तो ये मतलब दर्पण के सामने पीछे, पीछे वाले साइड में है इमेज बन रहा है, लेकिन वास्तव में पीछे तो कोई लाइट जा ही नहीं रही है। तो यहाँ से जब आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो आपकी आंख को आभास हो रहा है कि वहां पर कोई प्रतिबिंब है, आभास हो रहा है। पर्दा यहाँ बेटा रखोगे तो कुछ ये पर्दे पर उतरेगा ही नहीं, किरणें जा ही नहीं रही वहां पर। तो ये वर्चुअल इमेज मतलब आभासी, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है बच्चा लोग? जी ओके जी सर। तो ये तमाम केसेस थे जो ये देखिए ऐसे, और ये देखिए प्रतिबिंब ये ऐसे, और ये पीछे बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आंख अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गया। बोलो भैया। जी। तो ये अब एक पेंच यहाँ पर ये है, एक मिनट। अब उत्तल दर्पण से केवल एक ही केस होता है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, के बीच में बनता है। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि वो अपनी माइक ऑफ कर दें। शुभम सिंह जी, अभी रवि वर्मा जी, जब बोलना हो तो ऑन करके तुरंत ऑफ कर दें, ठीक है। और रवि वर्मा जी अभी ऑफ करिए। ये Vivo 1801 किसका है वो भी ऑफ कर दे, ठीक है। गुड, बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों, ये तो होमवर्क मैंने दे दिया है आप लोगों को। अब बात ये है ना कि आप कहते हैं सर हम जो है इस तरह का चित्र उत्र नहीं बनाएंगे, है ना, हम कुछ फार्मूला चाहते हैं। फार्मूला हम चाहते हैं, कैसा फार्मूला चाहते हैं कि यह मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, ये इसका पोल है,
ये इसका जो है भैया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। मान लीजिए कि कहीं पर भी इसके सामने वस्तु रखी गई है, मान लीजिए कि कोई वस्तु इसके सामने कहीं भी रखी गई, दर्पण के सामने रखी गई है, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम मान ले रहे हैं कि यह u दूरी पर रखी गई है। कहां से? पोल से, ध्रुव से u दूरी पर रखी गई है। और मान लीजिए कि प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v दूरी पर बन रहा है बच्चा, और फोकस दूरी जो है इसकी f है। पोल और फोकस के बीच में जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो सर हमें u, f और v में कोई संबंध बताइए कि दो मालूम हो तो तीसरा हम बता ले जाएं। ठीक है, हम बार बार चित्र नहीं खींचेंगे। हमको ये मालूम है कि ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर, तो हम बता ले जाएंगे भैया ये अगर फोकस दूरी इतना होगा तो ये 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, है ना। हम एक ऐसा फार्मूला चाहते हैं, तो क्या करें? क्या ऐसा फार्मूला है? किसी को मालूम है कि ऐसा फार्मूला होता है? जी सर, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। रोशन? जी सर। नहीं, गलत है, यहाँ पर प्लस होता है। दर्पण के केस में प्लस होता है। लेंस प्लस होता है सर। हाँ हाँ बोलिए। जी सर, हाँ ये प्लस होता है। 1/, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, रवि बोलिए। जी सर, 1/u माइनस v प्लस 1/v माइनस बराबर 1/f माइनस। नहीं बेटा, आप गलत बता रहे हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f दर्पण का सूत्र होता है। लेकिन मैं यह सोचूं, इसके पहले हमको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। यह सूत्र तभी काम करेगा जब आप मेरी दी गई शर्तों को माने। क्या आप मेरी दी गई शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं? जी सर। ये मेरी शर्त नहीं है। जिन लोगों ने ये फार्मूला बनाया है, माथा पच्ची किया, उन लोगों ने बताया है भैया यह मानेंगे तभी होगा, यह काम तभी होगा जब इस पद्धति को मानेंगे, चिन्ह पद्धति को मानेंगे। तो गोलीय दर्पण परावर्तन के लिए जो चिन्ह पद्धति अगर आप मानने के लिए तैयार हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए अगर चिन्ह पद्धति मानने के लिए अगर आप तैयार हैं, तब ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, ओके। ये चिन्ह पद्धति क्या है? नई चिन्ह पद्धति। एक पुरानी चिन्ह पद्धति थी तो उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, तो उसको हटा करके नई चिन्ह पद्धति बनाई गई। ठीक है, तो भैया ये नई चिन्ह पद्धति है क्या? आइए देखते हैं। तो पहला बिंदु उसका यह है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से होगा। मतलब देखो बेटा, बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब वास्तु। मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है, तो भैया वास्तु को हमेशा ऐसे रखेंगे, इसके सामने ही ऐसे रखेंगे। यह बाएं साइड में होगा और यह दाएं साइड में। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर दर्पण ही तो है, हम इसको ऐसे रखेंगे, दर्पण को ऐसे घुमा करके यहाँ रखेंगे और वास्तु को यानी बिंब को हम यहाँ रखेंगे, तो क्या इमेज नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इसको काट करके नंबर 0 कर देगा। सभी लोगों ने नियम बनाया है कि दर्पण दाहिनी साइड में होगा और वस्तु किधर होगा? बोलिए। बाएं साइड सर। बाएं साइड में होगा। शुभम, वेरी गुड। तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमारा नियम ये नहीं रहेगा, उलट करेगा। तो वो नियम केवल आपका रहेगा, पूरी दुनिया का नियम ये रहेगा कि दर्पण दाहिने साइड और वास्तु जो है बाएं साइड में रहेगा। क्या पूरी दुनिया का यह नियम रहेगा, है ना? ठीक है। ये सारे नियम क्यों बनाए जाते हैं? जैसे हमें बाएं से ही चलना है, सड़क पर बाएं से ही नहीं चलते हो भैया? जी सर। आप कहिए नहीं हम अपना नियम अपना बनाएंगे, हम दाएं से चलेंगे, है ना। बरहनी वाले बच्चे दाहिनी साइड से चलेंगे। तो 1 साल का अध्ययन करेंगे तो इस गांव के बच्चों का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हुआ रहेगा, बताइए। बरहनी गांव, पूरा सोसाइटी, पूरा देश जो है बाएं साइड से चल रहा है, और आप लोगों ने जो है कहा कि हम लोग नया नियम बनाते हैं, बरहनी नियम, कि हम दाहिने साइड से चलेंगे। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है
केवल बरहनी गांव के बच्चे मरने के लिए तैयार हैं तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। ठीक है, तो भैया ये कोई कहे कि हम ऐसे दर्पण रखेंगे, वस्तु यहाँ रखेंगे, कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि सर दर्पण हम ऐसे रखेंगे, वास्तु सामने ऐसे रखेंगे, आप बनाइए प्रतिबिंब। तो ये सब झगड़े से मुक्ति पाने का एक तरीका हो जा गया कि भैया पार्टी बना दो, दर्पण जो है दाहिने साइड में होगा और वास्तु रहेगा बाएं साइड। दर्पण चाहे जैसा हो, और समतल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया बच्चों, पहला वाला। जी अच्छा, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के नापी जाती हैं। ठीक है, ओके। मान लीजिए कि यह थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि गांव में यह शुभम का खेत है। ठीक है, ओके, और ये रोशन का खेत है, और मान लीजिए कि यह जो है खेत जो है ये मान लीजिए कि रवि वर्मा का है, तो ये रोशन का है, ये शुभम का है, ये रवि वर्मा जी का खेत है। ठीक है, किसी दिन रोशन ने गांव से जो है बंबई गए थे। ठीक है, तो शुभम ने मौका देखा और इसका थोड़ा सा खेत काट लिया, बोलो भैया, जी और अपने में मिला लिया। तो किसका, ये रोशन का खेत काट करके अपने में मिला लिया, तो किसके खेत का साइज बढ़ गया? शुभम का। अब रोशन बंबई से घर आए तो उनको लगा कि कुछ खेत छोटा हो गया है, तो किसके ऊपर शक करेंगे? रवि वर्मा पर शक करेंगे ना? जी नहीं, किस पर करेंगे? शुभम पर। अब वो शुभम से क्या कहेंगे? पहले बात करेंगे कि मेरा खेत छोड़ लग रहा है, फिर नहीं मानेंगे तो फिर नफैया करें। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे बेटा? अच्छा, अरे बात करेंगे फिर झगड़ा करेंगे, ठीक है? नहीं सर, और झगड़े से भी बात, अगर झगड़े से भी बात अगर नहीं बनी तो फिर भैया मुकदमा हो जाएगा। ठीक है, नेपाल तो बुलाएंगे, लेखपाल को बुलाएंगे। ठीक है, तो लेखपाल आके क्या करेगा? नापेगा सर। नापेगा सर। वो कैसे नापेगा? हमें समझ में नहीं आ रहा, वो कैसे नापेगा? शुभम का कहना भैया हमारा ये पूरा खेत हमारा है, हमारे पुरखे इसको करते रहे हैं, रोशन जी का ये वाला है, तो वो कैसे नापेगा? उसका कागज, उसका कागज पर है, लेकिन वो अपना नापी स्टार्ट कहाँ से करेगा? नापी स्टार्ट कहाँ से करेगा? तो भैया मैं आपको बता दूं कि गांव में जो है एक आध पत्थर गाड़ा जाता है, लेखपाल जो है पत्थर गाड़ता है, समझ रहे हैं? ये सरकारी पत्थर गड़ा हुआ है, सारी दूरियां यहीं से नापी जाती हैं। तो जो सरकार के पास नाप जोख रखा हुआ है वो इसी पत्थर से रखा हुआ है, समझ रहे भैया? तो लाएगा, वो देखेगा कि ये पत्थर कहाँ गड़ा है, तो उस से शुभम जी का यहाँ तक था। ठीक है, तो शुभम जी पकड़े जाएंगे कि भैया इन्होंने खेत काटा है, तो वो क्या करेगा कि आदेश कर देगा, पुलिस आएगी और ये फिर से काट करके रोशन जी के खेत में ये मिला दिया जाएगा। तो अगर ये पत्थर न हो तो क्या मापन हो पाएगा? नहीं सर, नहीं सर। रोज झगड़ा होगा गांव में, रोज झगड़ा होगा। तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर अगर मान लो एक अवतल दर्पण है, ठीक है, मान लो यह एक अवतल दर्पण है और यह अक्ष है, ये फोकस है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, यह पोल है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फोकस इतनी दूरी होगी, त्रिज्या इतनी होगी, वस्तु अगर यहाँ पर रखा गया है तो वस्तु की दर्पण से दूरी इतनी होगी। तो सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी? ध्रुव से नापी जाएंगी। बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो दर्पण इसमें सारी दूरियां, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, है ना, सब जो है अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई दूरी नापी जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक है, तो देखो भैया ये रहा, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, हाँ, सारी दूरियां जो है ये ध्रुव से नापी जाएंगी। तो देखिए अब जो है ध्रुव से बाईं ओर अगर कोई दूरी है नापा गया, ध्रुव से अगर कोई बाईं ओर दूरी नापा गया तो ये नियम क्या कहता है? वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बताइए।
निगेटिव होगा। और ध्रुव से दाईं ओर नापा जाएगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई दूरी है और ध्रुव से दाहिनी ओर है तो पॉजिटिव होगा, बाईं ओर है नेगेटिव होगा। अब अगर वस्तु की ऊंचाई नापनी है तो ध्रुव मुख्य अक्ष के समानांतर थोड़ी जा रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत जाना पड़ रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत जाना पड़ रहा है। तो जो मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की तरफ होगी उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। और लंबवत और नीचे जो होगा वो क्या होगा बच्चा? निगेटिव होगा। ठीक है, ओके जी सर। तो ये देखिए चिन्ह पद्धतियां आपकी किताब में दिया गया है। मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुसार मापी गई दुनिया धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के दाईं ओर माइनस एक्स के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली सभी ऋणात्मक मापी जाती हैं। क्लियर होगी बात बच्चों? बोलो भैया। तो अगर आप यह चिन्ह पद्धति मानने के लिए तैयार हैं, आपका मन स्वीकार करता है इन चिन्ह पद्धतियों को, तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। मतलब वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, चित्र बनाने से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जस्ट स्पीकर ऑफ करिए प्लीज 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 ऑफ द स्पीकर। बच्चे स्पीकर ऑफ करें, हल्ला हो रहा है। आप लोग ऐसी जगह पर आकर के बैठ के पढ़ा करिए जहां कोई परिवार का सदस्य न हो। कहीं चबूतरे पे चले जाइए, मंदिर में आ जाइए, कहीं भी, कहीं मोबाइल फोन से करना है, कहीं भी क्लास कर सकते हैं, या विद्यालय में ही आकर बैठ के पढ़ लिया करो। ये भी सबसे अच्छा उपाय है, कमरे में। ठीक है, ओके। और ये विद्यालय में आने पर फायदा ये होगा कि 3-4 बच्चे एक मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए वहां पाना संभव नहीं है, दूरी ज्यादा है, प्लस सरकार का प्रतिबंध भी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा, यहाँ ये उदाहरण मैं ले रहा हूँ, है ना, ये उदाहरण मैं ले रहा हूँ। ये चलो इसको अमेरिका ले चला जाए। हाँ बेटा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चिन्ह पद्धति का अगर ध्यान रखें तो चिन्ह पद्धति के अनुसार जो है, क्या हो गया, हाँ, यह जो है ये वस्तु है बच्चों, ये वस्तु है। ये एक केस ले रहा हूं कि वस्तु, ये दर्पण, अवतल दर्पण के सामने यह एक वस्तु रखी गई है, सी से पहले, वक्रता केंद्र से पहले रखी गई है। ठीक है, वक्रता केंद्र से पहले रखी गई है ये वस्तु। तो उसका प्रतिबिंब बच्चा यहाँ सी और एफ के बीच में बन रहा है, उसका प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में बन रहा है। ओके बच्चों, बोलो भैया। जी सर। जी सर। हम तो इसी लालच में हैं कि भैया मान लीजिए कि जो दूरी है पोल से या ध्रुव से वो यू है, बिंब की दूरी अगर एफ वी है और फोकस दूरी, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो एफ के बराबर है, तो इनमें क्या संबंध? उसी संबंध को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। उसी संबंध को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो वह सूत्र है बेटा 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? सॉरी, प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है बच्चों? जी सर। इसी सूत्र को बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसमें u है, इसमें u टू की दूरी,
ध्रुव से वास्तु की दूरी, ध्रुव से वास्तु की दूरी है, ध्रुव से वास्तु की दूरी है। V क्या है? ध्रुव से दूरी सर। प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और F क्या है? ध्रुव से फोकस सर। फोकस फोकस की दूरी है, फोकस तक की दूरी। तो सबका अर्थ हमें क्लियर है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये फार्मूला तब भी काम करेगा जब आप चिन्ह पद्धति का पालन करेंगे। ठीक है, ओके। जी सर। यह सूत्र तभी कार्य करेगा जब आप चिन्ह पद्धति का पालन करें। तो हम लोगों ने दर्पण आज पढ़ लिया बच्चों, ओके। प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का हमने वीडियो भी दिखा दिया कैसे बनता है, और इमेज आपको क्लियर होगी कि कैसे इसको किया जाए। ठीक है, ओके। अब एक चीज आपको मैं पढ़ने के लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको ये पढ़िएगा। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? ठीक है, प्रश्न लिख लो जरा, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो बच्चों। लिखिए, रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या होता है? इसका क्या उपयोग है? रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसका क्या उपयोग है? तो बच्चों इसको मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इतना, ये पेज नंबर जो है एनसीईआरटी में 186 है, पेज नंबर बच्चा 186 पर ये आवर्धन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये दर्पण का सूत्र जो है उसी में देखिए ये आवर्धन है। ठीक है, यहीं पर इसको पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर लिख करके कोशिश करिए भेजने का। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है जी सर। तो सब लोग एक एक बार करके अपना नाम फिर से बोल दीजिए ताकि मैं अटेंडेंस बना सकूं। शुभम सिंह, रोशन कुमार, रवि वर्मा सर। और अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार। और ये ऐशा सिंह, ऐशा सिंह कौन है?